नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनवरी माह के करंट का अध्ययन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया और ओमान यात्रा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देश जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा की है। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। किसके बीच में? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और वैश्विक एआई रैंकिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर। भारत आईएमओ परिषद में पुनर्निर्वाचित हुआ। भारत यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनर्निर्वाचित, 2 जगह भारत पुनर्निर्वाचित सदस्य बना है, एक आईएमओ और दूसरा है यूनेस्को कार्यकारिणी बोर्ड में। और डोपिंग उल्लंघन मामलों में भारत शीर्ष पर, वाडा रिपोर्ट 2024 के अनुसार। डोपिंग जो उल्लंघन मामले होते हैं उसमें भारत शीर्ष स्थान पर है, ऐसी वाडा रिपोर्ट 2024 के अनुसार। अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, अब हम जीके का विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार मैं आपको, मेरे साथ आप अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ोगे तो थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी। तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देश। कौन कौन से 3 देश है? जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, JEO। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, JEO। कुछ अपना हिंट्स देकर के इनको याद करना थोड़ा आसान होता है। JEO गए थे मोदी जी। कहाँ गए थे? JEO, J फॉर जॉर्डन, E फॉर इथोपिया और O फॉर ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 दिसंबर 2025 को 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के अधिकारी दौरे पर गए। ये यात्रा सामरिक साझेदारी को मजबूत करने, व्यापारिक संबंधों को नई ऊर्जा देने और भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में रेखांकित करने के लिए महत्वपूर्ण रही है। तो जी दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि यात्रा का उद्देश्य क्या रहा है। तो एक तो सामान्य उद्देश्य तो ये होता है व्यापारिक समझौता और एक सामरिक साझेदारी की भी मजबूत करने के बारे में रखा है। जॉर्डन प्रवास उन्होंने 15 से 16 दिसंबर 2025 को उन्होंने जॉर्डन प्रवास किया। यानी जॉर्डन कब गए थे? 15 दिसंबर 16 दिसंबर को। ये 37 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पूर्ण द्विपक्षीय जॉर्डन यात्रा थी। इस वर्ष में दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इतना सा बन सकता है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो ये जॉर्डन है। वर्तमान में जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा की और यात्रा का उद्देश्य सामरिक साझेदारी और व्यापारिक समझौते थे। और उसके बाद एक ऑप्शन ऐसे देगा कि जॉर्डन के साथ भारत ने अपनी राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई, या उसकी जगह जॉर्डन की जगह कोई इथोपिया दे देंगे या ओमान नाम दे देंगे। तो और बाद में पूछेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें हाईलाइट रखनी है कि जॉर्डन के साथ 75वीं वर्षगांठ मनाई है। उसके बाद पीएम मोदी ने अमान में जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ व्यापक वार्ता की। सांस्कृतिक जुड़ाव, भारत और जॉर्डन के बीच एलोरा और पेट्रा जॉर्ड के बीच ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ट्विनिंग एग्रीमेंट भी किया। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि भारत ने हाल में किस देश के साथ एक ट्विनिंग एग्रीमेंट किया है? तो हमें पता होना चाहिए कि वो भारत ने जॉर्डन के साथ ट्विनिंग एग्रीमेंट किया है। या पूछ सकते हैं कि वर्तमान में भारत ने एक जॉर्डन के साथ ट्विनिंग एग्रीमेंट किया है, उसमें से एक जगह है एलोरा। वो एलोरा कहाँ पे है? तो हो सकता है एलोरा भारत में। या पूछ ले पेट्रा कहाँ है? तो पेट्रा जॉर्डन में। तो दोस्तों, ऐसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ याद रखने जैसी बात यही है कि किन देशों की यात्रा की? तो जॉर्डन, इथोपिया, ओमान। कब की? 15 से 18 दिसंबर को। और क्या उद्देश्य क्या था? तो व्यापारिक समझौता और राजनीतिक संबंध। कौन सी वर्षगांठ? 75वीं वर्षगांठ। किस देश के साथ? जॉर्डन के साथ। और क्या किया? ट्विनिंग एग्रीमेंट किया। ये भी किसके साथ है? जॉर्डन के साथ है। तो ट्विनिंग में एलोरा कहाँ पड़ता है? भारत के अंदर। और पेट्रा कहाँ है? जॉर्डन के अंदर। उसके बाद दोस्तों, हस्ताक्षरित समझौते हुए। तो नवी और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग। देखो, ये कॉमन बात हुई है। वर्तमान में भारत नवीकरणीय ऊर्जा पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, तो ये कॉमन समझौता रहता है। जल संसाधन प्रबंधन और विकास का समझौता 2025 से 29 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम का नवीनीकरण, यानी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी किया जाएगा। व्यापारिक लक्ष्य में दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को किसके साथ? जॉर्डन के साथ।
जॉर्डन के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 5 वर्ष में 5 बिलियन $1। और किसके साथ याद रखना, ये है जॉर्डन के साथ ये समझौता रखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि वर्तमान में भारत ने जॉर्डन के साथ 5 वर्षों का जो द्विव्यापार रखा है उसका बिलियन या 5 की जगह $10 कर सकते हैं। तो आरपीएससी में कौन सा कथन सत्य असत्य ऐसे कह सकती है। इसलिए दोस्तों पूरा पढ़े, मस्त पढ़े, आराम से पढ़े। चले आगे अब इथोपिया के पास चलते हैं। इथोपिया, इसकी यात्रा 16 से 17 दिसंबर 2025 को की गई थी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इथोपिया की पहली राजकीय यात्रा है। ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये पहली इथोपिया यात्रा है, यानी मोदी जी गए हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इथोपिया की राजकीय यात्रा की है। ऐसे यात्रा पे जाते होंगे घूमने के लिए, लेकिन राजकीय उद्देश्य से की गई यात्रा थी, वो पहले पीएम थे। तो ये रणनीतिक संबंध, भारत और इथोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है। सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया। तो देखो यहाँ पे इथोपिया आता है, पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कि जॉर्डन ने नरेंद्र मोदी को ग्रेट अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो इनमें कौन सा सत्य है या असत्य है। ध्यान रखना है, जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला ये जॉर्डन ने नहीं, ये दिया है इथोपिया ने। इतना आप लोगों को याद रखना है कि इथोपिया ने उसको सम्मान दिया गया है। तो ये इथोपिया के साथ है। तो इथोपिया के साथ तो याद रखना ये है कि पहली यात्रा थी। और दूसरा याद रखने जैसी बात यह है कि एक तो पहली यात्रा थी राज्य के उद्देश्य से, दूसरी याद है कि उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तीसरी याद है कि रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्होंने लक्ष्य रखा गया, वार्ता का लक्ष्य रखा गया। और उसके बाद ऋण पुनर्गठन G20 कॉमन फ्रेमवर्क के आधार तहत इथोपिया के कर्ज के पुनर्गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी की गई। यानी ऋण पुनर्गठन संबंधी बात आए तो वो भी इथोपिया के साथ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इथोपिया के विदेश मंत्रालय में एक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए भारत सहयोग करेगा। अब ये डेटा सेंटर इथोपिया में स्थापित किया जाएगा, विदेश मंत्रालय में। इथोपिया का जो विदेश मंत्रालय वहाँ पे डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, उसमें भारत सहयोग करेगा। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहयोग के लिए वार्तालाप की या सहयोग का वादा किया है। तो ये आप ध्यान रखना, इथोपिया के साथ है। स्वास्थ्य सेवा, अदीस अबाबा में महात्मा गांधी अस्पताल की क्षमता बढ़ाने में भी भारत सहायता करेगा। यानी एक अदीस अबाबा नामक जगह है, वहाँ पे महात्मा गांधी अस्पताल की क्षमता बढ़ाने में भारत उनका सहयोग करेगा। ये स्वास्थ्य सेवा में भारत इथोपिया का सहयोग करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगा, ऋण पुनर्गठन में भी भारत इथोपिया का सहयोग करेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इथोपियाई छात्रों के लिए भारत सरकार ICCR द्वारा की जाने वाली स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप, यानी इथोपियाई छात्रों को भारत सरकार एक स्कॉलरशिप देते हैं, उसमें जो संख्या है उसको दोगुनी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में आरपीएससी जो क्वेश्चन बना रही है वो सत्य और असत्य को लेकर बनाती है। और यहाँ कहीं भी इथोपिया की जगह आपको जॉर्डन दे देगा, जॉर्डन की जगह इथोपिया दे देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो थोड़ा आराम से पढ़ें और बार बार रिविजन करते रहें। अब हम चलते हैं ओमान। जी हाँ दोस्तों, अब कहाँ चलते हैं? ओमान। तो ओमान यात्रा 17 से 18 दिसंबर को की गई थी। कब की गई थी? 17 से 18 दिसंबर। तो ध्यान रखना 15 से 18 दिसंबर तक ये तीनों विदेश यात्राएं थी। तो 15 से 16 दिसंबर तक जो यात्राएं की थी वो की थी जॉर्डन की। 15-16 दिसंबर जॉर्डन, 16-17 दिसंबर है वो इथोपिया, और 17 से 18 दिसंबर है वो ओमान। तो इसको याद भी ऐसे ही करना है, JEO, J फॉर जॉर्डन, E फॉर इथोपिया और O फॉर ओमान। तो ओमान की यात्रा, वैसे ओमान से खतरा है तो उसकी यात्रा 17 है, 17 दिसंबर को की गई। यात्रा के अंतिम चरण में ओमान के साथ आर्थिक और सामुद्रिक संबंधों का विशेष जोर दिया गया। आर्थिक और सामुद्रिक संबंधों पर जोर दिया गया। ये यात्रा भारत ओमान राजनीतिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ थी। तो ये याद रखना है, जो 17 को की गई वो 17वीं वर्षगांठ थी। तो इतना याद रखना कि ओमान के साथ 17वीं वर्षगांठ थी, जॉर्डन के साथ 75वीं वर्षगांठ थी, आपने पढ़ी होगी, और इथोपिया के साथ ये पहली राजनयिक यात्रा थी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बदल सकता है। वो कह देगा 70वीं वर्षगांठ को ओमान के साथ, जॉर्डन के साथ जोड़ सकता है, या इथोपिया के साथ जोड़ सकता है, एक दूसरे का उल्टा कर सकता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 70वीं वर्षगांठ का आयोजन किसके साथ किया गया? तो वो किया गया ओमान के साथ। उसके बाद आता है CEPA समझौता हुआ। देखा ना, CEPA समझौता,
ये CEPA समझौता हुआ है, ये ओमान के साथ हुआ है। देखो एक सामुद्रिक समझौता भी है, ये सामुद्रिक संबंध है ओमान के साथ है, बाकी वाले समुद्री सीमा नहीं टकराती, ओमान से संबंधित सीमा अपनी लगती है, तो ये समुद्री सीमा ओमान से है। और CEPA समझौता दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA संपन्न हुआ, जो व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा और निवेश को बढ़ावा देगा। यह समझौता भारत के उत्पादक क्षेत्रों में कपड़ा, लेदर, फुटवियर, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल्स के लिए निर्यात के मौके खोलेगा। यानी इस समझौता के तहत ये फायदे होंगे। CEPA के मुख्य प्रावधान क्या है? तो CEPA के मुख्य प्रावधान की बात करें तो ओमान ने अपनी 98.08 टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया है। इसमें ओमान भारत को 99.38 निर्यात शामिल है, जिसमें से ये वही निर्यात है। उपरी क्षेत्रों में 97.96 ट्रैफिक लाइनों पर टैरिफ तत्काल प्रभाव से खत्म किया गया है। सर्वोच्च सम्मान सुल्तान हैथम बिन तारिक ने PM मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। तो ये बात आप याद रखना कि सर्वोच्च सम्मान इथोपिया ने भी दिया है और सर्वोच्च सम्मान ये इसने ओमान ने भी दिया है। इथोपिया ने दिया तो उसका नाम इथोपिया भी आगे आता है और ओमान के आगे इसका नाम ओमान भी आता है आगे, ठीक है ना। तो ये 2 अवार्ड मिले हैं और जॉर्डन ने इनको कोई अवार्ड अभी तक नहीं दिया है इस न्यूज़ में। उसके बाद प्रमुख घटनाक्रम की बात करें तो देखो, सामुद्रिक सुरक्षा, हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग के लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन पर संयुक्त विजन दस्तावेज अपनाया गया। यहाँ हल्का सा क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में हाल ने या नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन का एक संयुक्त विजन पर दस्तावेज की पर अपनाया है, तो वो होगा ओमान। कृषि और नवाचार, देखो कृषि के साथ भारत ओमान एग्री इनोवेशन हब और इनोवेशन ब्रिज का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। देखो कृषि के लिए देखो इनोवेशन हब और इनोवेशन ब्रिज बनाने का प्रस्ताव कृषि के लिए रखा गया है ओमान के साथ। और डिजिटल भुगतान में ओमान ने भारत में UPI के विस्तार और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर चर्चा भी हुई है। तो ये डिजिटल भुगतान की बात करें तो ओमान के साथ है, कृषि, नवाचार और सामुद्रिक सुरक्षा ओमान के साथ है। लेकिन ध्यान रखना, ऋण पुनर्गठन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा संबंधी स्कॉलरशिप की बातें की जाती है, तो वो बातें होगी अपनी इथोपिया के साथ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। देखो भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है, भारत और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो इनकी क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कौन से नंबर का था? तो हमें ध्यान रखना है 23 नंबर का, 23 यानी 23 नंबर का भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कब किया गया? ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 से 5 दिसंबर 2025 को, आप 5 दिसंबर 25 कर सकते हैं, 5-12-25 यानी दिसंबर 25 के एंडिंग में हुआ, दिसंबर के माह में 4 और 5 तारीख को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए थे। अब क्वेश्चन यहाँ से, इतने क्वेश्चन से ये भी बनता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत कब आए थे, उनकी यात्रा भारत में कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखना 4 से 5 दिसंबर, यानी दिसंबर की शुरुआत में लेकिन 25 के एंडिंग वाले, अर्थात दिसंबर, ये 25 का एंडिंग हो रहा है, दिसंबर का माह है, तो 25 का एंडिंग में आए थे और दिसंबर के शुरुआत में ही आ गए थे, पहले वीक में ही। दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई न कोई बात हमारे दिमाग में रह ही जाती है, जब हमारे आगे क्वेश्चन आता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग ही जाता है कि यार पुतिन जी कब आए थे यार, आए तो लगभग वो दिसंबर के 25 के एंडिंग में आए थे, तो हो सकता है 25 का एंडिंग में वहाँ एक ही ऑप्शन हो, कभी कभार इतने से हमारा काम चल जाता है। और जब या फिर लगते हैं यार दिसंबर में कब आए तो दिमाग में आ ही जाता है यार फर्स्ट वीक में आए थे, ऐसा सुना था कहीं ना कहीं, तो हम ऐसे देख करके फर्स्ट वीक कर लगते हैं। दोस्तों हर चीज़ हमें पूर्ण रूप से ऐसे स्थायी रूप से याद नहीं रहती है, लेकिन कुछ न कुछ पढ़ा हुआ होता है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको 2-3 एंगल से बता रहा हूँ। जैसे 25 का एंडिंग हो रहा है, दिसंबर का माह है, वो एंडिंग में पुतिन जी आए थे, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में आए थे, पहले वीक में आए थे, और जब आए हैं तो वो आए हैं तो वो कुछ न कुछ तो करके ही जाएंगे, तो ये किया उन्होंने शिखर सम्मेलन। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में दोनों देशों के बीच आयोजित 23वें
23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हुआ 25 में है, 23वां शिखर सम्मेलन 25 में हुआ है, तो 23 और 25 पास पास में ही है, इतना याद रख देना, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और भविष्य की रणनीति तैयार की। और इस सम्मेलन का विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा 2000 की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। यहाँ पर ये एकदम इंपॉर्टेंट है कि भारत और रूस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कब हुई थी? 2000 के अंदर हुई थी, और उसकी ये 25वीं वर्षगांठ है। 2000 में हुई तो 25 में मनाई, तो 25वीं वर्षगांठ है। और ध्यान रखना कब मनाई, तो 25 के एंडिंग में अर्थात 4 दिसंबर में, और 4 से 5 दिसंबर को मनाएगी। उसके बाद है शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं और परिणाम। दोस्तों कोई भी अगर सम्मेलन होता है तो उसकी विशेषताएं और परिणाम होना स्वाभाविक है। तो देखते हैं क्या है इसके साथ। आर्थिक सहयोग विजन 2030, इन आर्थिक सहयोग का विजन 2030 को लेकर, यानी 2030 तक हमें आर्थिक रूप से क्या सहयोग करना है, इसके बारे में चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम को अपनाया। दोनों देशों ने कहा कि हम अब एक दूसरे से मिलकर के आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और ऐसे 2030 तक का कार्यक्रम उन्होंने बनाया। तो यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत ने रूस के साथ जो आर्थिक सहयोग हुआ है वो 2035 तक है, 40 तक है, 45 तक है, 30 तक है या 26 तक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2030 तक है। इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। और ये द्विपक्षीय जो लक्ष्य 2030 तक रखा गया है आर्थिक सहयोग का, ये इसकी कितने रुपए तक है या कितना है, तो ये है लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी अमेरिकी डॉलर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 में हम एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग करेंगे। वो लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होगा। ऊर्जा साझेदारी, रूस ने भारत को तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया है। देखो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये पूरी न्यूज़, कि वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हो रहे हैं इससे आप भली भांति वाकिफ है। इस वजह से ये समझौता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रूस ने भारत को तेल और गैस का निर्बाध आपूर्ति आश्वासन दिया। साथ ही तमिलनाडु में स्थित कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखना दोस्तों, ये यहाँ से भी बन सकता है। कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर संयंत्र ने नई इकाइयों और भविष्य की परमाणु परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने की सहमति दी है। इन भविष्य में परमाणु परियोजनाओं का सहयोग बढ़ाने की सहमति भी इस समझौते के तहत दी गई है। तो यहाँ से हल्का सा क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कौन से परमाणु संयंत्र को लेकर के योजना बनाई गई है, तो आप लिख सकते हैं कि तमिलनाडु में स्थित कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा भी दे देंगे ऑप्शन में, रावतपाटा दे देंगे या उत्तर प्रदेश का है वो दे देंगे। तो हमें याद रखना है कि ये जो तमिलनाडु का जो कुडमकुलम परमाणु संयंत्र है ये वहाँ पे इसके साथ सहयोग करने की वार्तालाप या सहमति बनी है। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आती है रक्षा सहयोग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है रक्षा सहयोग के लिए। दोनों देशों ने क्रेता और विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान R&D पर सह विकास और सह उत्पादन के पर जोर दिया है। यानी क्रेता और विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर, क्रेता यानी खरीदने वाला, विक्रेता यानी बेचने वाला, हम सिर्फ खरीदने वाले बेचने वाले नहीं है, ऐसा इस मॉडल को आगे बढ़कर के संयुक्त अनुसंधान यानी मिलकर के कोई अनुसंधान करेंगे, सह विकास साथ साथ विकास करेंगे, साथ साथ उत्पादन करेंगे, और मेक इन इंडिया के तहत पर भी जोर दिया गया। रूस में बने रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण अब भारत में करने की चर्चा की जा रही है। यानी अब रूस के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स का निर्माण होगा वो भारत के अंदर भी उनका निर्माण किया जाएगा भारत के अंदर। तो ये बहुत अच्छा समझौता है। कनेक्टिविटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC यानी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ भी बन सकता है कि वर्तमान में हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर के समझौता किया है या सहमति बनी है, तो ध्यान रखना ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूस के साथ है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, देखो चेन्नई व्लादिवोस्तोक, अब व्लादिवोस्तोक समझ गए व्लादिमीर पुतिन ने समुद्री गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग के मध्य से लॉजिस्टिक और परिवहन को मजबूत करने पर सहमति बनी है। यानी इस समुद्री गलियारे के माध्यम से आवागमन मजबूत होगा। अब भुगतान प्रणाली देखो कि द्विपक्षीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के रुपया रूबल, देखो रुपया राजस्थान भारत का है, रूबल रूस का है। तो द्विपक्षीय व्यापार के राष्ट्रीय मुद्राओं,
तो दोस्तों यहाँ के दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये रूबल किसकी मुद्रा है, तो हमें याद रखना है रूस की है। का उपयोग बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान प्रणालियों में अंतर संचालनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य का पुनर्समर्थन किया है और 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए पूर्ण सहयोग का वादा भी किया है। यानी भारत 2026 में ब्रिक्स का क्या करेगी, अध्यक्षता करेगा, तो उसका भी उन्होंने सहयोग किया है। किसने, रूस ने 2026 के लिए वादा किया है। अन्य घोषणा की बात करें तो रूस द्वारा इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस के जोड़ने हेतु फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अपनाने का निर्णय लिया गया है। भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय मुफ्त ई टूरिस्ट वीजा की घोषणा की। इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त ई टूरिस्ट वीजा की बात की है, यानी मुफ्त में उनको 30 दिन का टूरिस्ट करने का वीजा भी उनको ऑनलाइन दे दिया जाएगा। किसको, रूस के नागरिकों को। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को मुफ्त में ई टूरिस्ट वीजा 30 दिन का देने की घोषणा की है, तो ये बात रूस के साथ है। कजान और येकातेरिनबर्ग में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के मध्य मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 22 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर वार्ता का सफल समापन की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन वार्ता के बाद इस समझौते के मुख्य बिंदुओं को साझा किया गया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनता है तो ये बनता है। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था और उसमें कनाडा को पूछा था, लेकिन मैं न्यूजीलैंड का करके आया था। तो दोस्तों गलतफहमी हो जाती है, इसलिए ढंग से याद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, देखो क्रिस्टोफर लक्सन KL, इसको आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। कौन को लक्षण दिख सकते हैं आपको, न्यूजीलैंड के लक्षण, तो न्यूजीलैंड का लक्षण थे कि वो जीत जाएगी। कुछ उनको लक्षण हमें दिख ही जाते हैं। क्रिकेट मैच हम देखते हैं ना, तो खेलते ही कुछ लक्षण दिख जाते हैं कि ये मैच वो जीत जाएगी। तो ऐसे लक्षण किसके थे, न्यूजीलैंड के। तो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे, इनके बीच वार्तालाप हुई। दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता FTA रिकॉर्ड 9 महीने में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुआ 7वां व्यापार समझौता था। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 व्यापार समझौते किए थे। तो देखो कौन कौन से हैं, तो ये अभी अपने आप पढ़े भी हैं। सबसे पहले ओमान के साथ, UK के साथ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ, UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मॉरिशस के साथ। हालांकि यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अगली न्यूज है दोस्तों, वैश्विक AI रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पर है। AI में भारत कौन से स्थान पर, 3रे स्थान पर है, 3rd स्थान पर है। रिपोर्ट 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल्स फॉर तृतीय 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल्स जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जारी की है दिसंबर 2025 में। शीर्ष स्थान पर अमेरिका है जिसका स्कोर है 78.60 और निम्नतम स्थान दक्षिण अफ्रीका का है जिसका 6.65 न्यूनतम है। तो देखो इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछता यही बनेगा कि भारत की कौन सी रैंक है और भारत के नंबर याद कर देना, ये कितने अंक आए भारत को। 2025 का ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वुमेन्स स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई थी और ये टूल 36 देशों की रैंक जारी करता है। भारत का तीव्र उभार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नवीनतम रिपोर्ट के में भारत 3रे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल्स में भारत का स्कोर 21.59 था, यानी 21.59 स्कोर के साथ भारत 3रे स्थान पर है। भारत ने 2023 में 7वें स्थान से 3रे स्थान पर उल्लेखनीय छलांग लगाई है, यानी भारत 2023 में 7वें स्थान पर था और अब वो 3रे स्थान पर है। ब्रिटेन 6ठे स्थान से एक पायदान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। और ये इनकी ताज़ा रिपोर्ट देख लेना। और वैश्विक रैंकिंग शीर्ष 10 देश है, ये AI के अंदर 10 देश है। इसमें देखो टॉप 5 में है अमेरिका, चीन, सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, फिर भारत 3रे स्थान पर है, फिर दक्षिण कोरिया और लास्ट में UK है। ये 5 है, तो इसमें आप 3 तो याद कर लेना,
क्योंकि अमेरिका चीन दोनों अपने आगे और भारत चौथा याद करो तो दक्षिणी कोरिया याद कर लेना। हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ भारत का ही पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में तो और अंतिम पायदान में पूछे तो ये था अपना, अंतिम पायदान में पूछे तो कौन सा था ये, दक्षिणी अफ्रीका था, साउथ एशिया। वो क्रिकेट में भी पीछे ही रहता है बेचारा, साउथ अफ्रीका है जिसका 6.65 उनका स्कोर है। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारत IMO परिषद में पुनः निर्वासित किया गया है। IMO परिषद में पुनः निर्वासित किया गया है। IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। भारत वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद की 40 सदस्यीय परिषद के लिए चुना गया है। यानी 40 सदस्यीय परिषद होती है IMO की, उसमें भारत भी एक सदस्य होगा। लंदन के संगठन की 34वीं बैठक में, 34वीं बैठक 40 सदस्य 26-27 में, उसमें भारत है। ये बैठक 28 नवंबर 2025 को संपन्न चुनाव में भारत ने 169 भेद मतों में से 154 मत प्राप्त किए। यानी मात्र 15 मत भारत के विपक्ष में पड़े या भारत को नहीं मिले। अब देख लो 169 में से 154 मत भारत को मिले हैं, 54 मत भारत को मिले और 15 मत भारत को नहीं मिले। ये दूसरा मैं 15 ऐसे बता रहा हूँ, कभी कभार से आ जाए तो हमको याद रहता है यार इनके अंतर 15 का था, तो हमें पता हो जाता है कि इतने मत मिले हैं। ये क्वेश्चन आओ या नहीं आओ, जब भी आप क्वेश्चन किसी कोई पढ़ता है, कोई पढ़ते हैं, कोई संख्यात्मक होता है तो उसमें प्लस माइनस ऐसे करके दिमाग के अंदर सेट की जाती है ताकि वो याद करने में आसानी रहती है और कहीं ना कहीं हिंट हमारे अंदर दिमाग में आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। IMO परिषद में सदस्यों की 3 श्रेणियों को IMO परिषद में सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भारत श्रेणी B का सदस्य है। B फॉर भारत, B फॉर भारत। देखो B से भारत भी स्टार्ट होता है और B फॉर भारत होता है, तो भारत B श्रेणी में है। श्रेणी B का अर्थ, इस श्रेणी में 10 राष्ट्र शामिल होते हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड सबसे बड़ी रुचि और साझेदारी होती है। यानी जिसकी समुद्री व्यापार करने में रुचि भी हो और उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी होती है, वो B में आते हैं। अन्य सदस्य पूछे तो भारत के साथ अन्य श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल की गए हैं। देखो हमारा कोई भी पड़ोसी देश इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए और हमारा किसी पड़ोसी देश का नाम है तो वो गलत कर देना। दोस्तों हर चीज़ें याद नहीं रहती है, कुछ समझना पड़ता है, और ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो हल्का सा इतना दिमाग में रखना होता है कि हमारा कोई पड़ोसी देश इस 20 में शामिल नहीं है और वहाँ पर 10 सदस्यों में शामिल नहीं है, और हो सकता है कल चाइना का या कोई ऑप्शन आ जाए तो हमें आसानी से रहती है उसको दूर करने की। अगला है परिषद की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ IMO परिषद की कुल 40 सदस्य है जिनका निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। इसका मतलब भारत 2 वर्ष तक इसका सदस्य रहेगा, 26 और 27 तक। तो ये 40 सदस्य है, निर्वाचक प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। श्रेणी A में 10 सदस्य हैं जिसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवा प्रदान करने वाले सबसे बड़े राष्ट्र में चीन, ग्रीस, जापान, अमेरिका और UK है। तो चाइना है, ये जापान, अमेरिका पहले में। B के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार वाले, शिपिंग सेवाएं वाले, ये समुद्री व्यापार वाले हैं जिसमें भारत इसी का हिस्सा है। और श्रेणी 20 के अंदर, श्रेणी C में 20 सदस्य हैं, तो पहले 10 और C में 20 है। वे राष्ट्र जिनका समुद्री परिवहन में विशेष हित है और जो दुनिया में सबसे प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। एक और न्यूज है दोस्तों, उसके बाद हम आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वासित हुआ। भारत को पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के 23वें आम सम्मेलन के दौरान 25 से 29 की अवधि के लिए कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वासित किया गया है। यानी भारत यूनेस्को का पुनः सदस्य बन गया है। वो 23वें आम सम्मेलन के दौरान ये 25 से 29 की अवधि के लिए कार्यकारी बोर्ड में पुनः निश्चित किया है। 25 से 29 तक है, ध्यान रखना। वो 26-27 है IMO वाला, लेकिन यूनेस्को वाला है वो 25 से 29 तक है। ये वैश्विक स्तर पर शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्रों में भारत की निरंतर सक्रिय भूमिका और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत एजुकेशन में, कल्चरल में और साइंस के क्षेत्र में काफ़ी आगे प्रगति कर रहा है, इसलिए भारत एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है वर्तमान में, और यही प्रतिबद्धता उसको यहाँ तक ले आई है। भारत का चयन 4 वर्ष के लिए हुआ है, यानी 25 से 29 तक के लिए हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो बोर्ड की संरचना, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में कुल 58 सदस्य शामिल हैं, 58 सदस्य शामिल हैं। सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय चुनाव समूह के माध्यम से समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
संस्था का महत्व, कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को का मुख्य शासी निकाय है। कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को का मुख्य एक शासी निकाय है जो संगठन के कार्यक्रमों और बजट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। मुख्यालय यूनेस्को और इसके बोर्ड का संचालन पेरिस यानी फ्रांस से होता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस से, 58 सदस्य है, भारत के उसके सदस्य हैं। भारत का कार्यकाल 4 साल तक रहेगा, अर्थात 25 से 29 तक रहेगा। और शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने के कारण भारत का नाम चुना गया है। 43वां आम सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत को पुनः सदस्य निर्वाचित किया गया। जी हाँ दोस्तों, और भी आगे पढ़ते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बताएं ज़रूर, ताकि मैं आगे भी ये क्लास जारी रखूं। और ये स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत अच्छी है। मैं खुद तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और मैं खुद स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था, इस बार भी एग्जाम दे के आया हूँ। देखो दोस्तों आगे क्या होता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले मोड पे।